बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतखाबात का माहौल बन रहा है, सियासी जमातें एक दूसरे से मिल रही हैं, कहीं पर सीट एडजस्टमेंट की बातें हैं और कहीं पर एक दूसरे के साथ इंतखाबात में इत्तेहाद है। लेकिन क्या कुछ अनहोना भी हो रहा है इस सारी सियासी सूरत हाल में? क्योंकि अगर हम सिंध की बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जब हुकूमत थी गुज़श्ता, तो उस वक्त ये गिला किया गया कि मियाँ साहब ने सिंध को नज़रअंदाज किया, को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया, कराची भी वो बहुत कम ही गए। यही गिला इमरान खान साहब से भी होता रहा और जो MQM है वो ये गिला ज़ाहिर वफाक से हमेशा ही करती रहती है। लेकिन कई बार वो इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं, हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी इत्तेहादी थे, इमरान खान साहब के भी इत्तेहादी थे और जब PDM की इत्तेहादी हुकूमत थी उस वक्त वो हुकूमत का हिस्सा थे। नून लीग और MQM के इत्तेहाद में ऐसा क्या नया है और ये इत्तेहाद किन वजूहात की वजह पर किया गया है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और उनकी सियासत को देखने वाले बहुत सारे मुबसरीन का ये ख्याल है कि नून लीग और MQM का ये इत्तेहाद मुक्तदरा ने कराया है, यानी कि मुक्तदर हलकों ने कराया है, सियासी वजूहात नहीं हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए ये इत्तेहाद किया गया है। उस दिन कोयटा में बिलावल साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस हवाले से सवाल भी किया था, जिसके बाद उनका ये कहना था कि मियाँ साहब तो हो सकता है कि अपने होम ग्राउंड पर भी अपनी नशिस्तें ना बचा सकें तो वो कराची और सिंध की तरफ ना देखें, लेकिन ज़ाहिर है MQM को ये नहीं कहेंगे। लेकिन आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ जमातें इलेक्शन से भागना चाहती हैं और MQM और नून लीग का भी यही ख्वाब है और वो कन्नी कतराना चाहते हैं। तो ये सब मामलात हैं जो हम पूछेंगे। फिर हल्का बंदियों के ऊपर MQM को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो जितने भी मामलात हैं उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर सिंध से मुलाकात भी की है, कुछ उसकी भी हम बातचीत करेंगे। और फिर जो मामलात हैं सियासी हवालों से और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इस इत्तेहाद को एक साजिश और कॉन्स्पिरेसी कह रही है, कुछ उस पर भी हम बात करेंगे। सैयद अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान के सीनियर रुकन हैं और साबिक सीनियर वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो यही बताइए कि आपको अगर वोटर्स के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से कोई जमात सूट करती थी इत्तेहाद के लिए, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जो सिंध की ही जमात है, ज़्यादा उनका जो असर रसूख है वो सिंध में है। नून लीग का तो कोई बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट उस तरह से है नहीं, तो नून लीग के साथ इत्तेहाद क्या सोच के MQM ने किया है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप पिछले 5 साल को देखती हैं, पिछले 5 साल में मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान और PMLN का एक गुड वर्किंग रिलेशन बनता चला जा रहा था। और पिछले 16 महीने पहले जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई और MQM पाकिस्तान और PMLN ने एक एकॉर्ड साइन किया इस्लामाबाद में 30 मार्च दोपहर 2 बजे, मैं समझता हूँ उसके बाद हमारे वर्किंग रिलेशन में और बेहतरी आई है। और फिर हर गुजरते वक्त के साथ हमने देखा कि डिजिटल सेंसस के मामलात में जब मुश्किलात आई तो MQM पाकिस्तान ने फौरी तौर पे उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया और कोशिश की कि मामलात को हल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने देखा कि डिजिटल सेंसस कराने में MQM कामयाब हो गई। न सिर्फ डिजिटल सेंसस में कामयाब हुई बल्कि हमारा मुतालबा था कि नए सेंसस के बुनियाद पर डिलिमिटेशन कराई जाए। अगेन PMLN MQM के साथ खड़ी रही और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि हमारे ये मुतालबात भी पूरे हुए। साथ साथ जो ग्रीन लाइन का मंसूबा था, इसी तरीके से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामलात थे, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वो और उनके वफाकी वज़ीर तालीम साहब ने मिलकर हैदराबाद के यूनिवर्सिटी का मसला भी हल कराया। तो K4 का मंसूबे को भी हम आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो एक गुड वर्किंग रिलेशन बनी और यही वजह है कि हमने एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ने का सोचा। अमीनुल हक साहब, आप बात किया है जी 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 आप मुकम्मल कीजिए। मैं अर्ज करती हूँ, सबसे अच्छी बात तंजीला क्या है कि सिंध के अंदर एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है। पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और जैसे कह सिस्टम के तहत जो हुकूमत चला रही थी, लोग उससे नाला है, लोग उससे तंग आ चुके हैं। और यही वजह है कि अब इस मौके को मैं समझता हूँ कि PMLN हो, GD हो, GI MQM में हम समझते हैं कि इसीलिए हम आपके पास जा रहे हैं और वो जो सूरत हाल जो पैदा की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन के बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, उसको ख़त्म किया जा सके। अच्छा, मेरा अगला सवाल यही था कि आप ज़ाहिर सीनियर सियासतदान हैं, सियासतदान के लिए और सियासी जमात के लिए
इलेक्शंस में जीतना और नशिस्तें लेना और इस काबिल होना कि वो हुकूमत बनाए, बिलखुसूस अपने इलाके में तो ज़रूर हुकूमत बनाए, यानी कि सिंध में आपकी हुकूमत हो, ऐसी कोई प्रपोजिशन आपको नज़र आती है? आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग दो जमातों का जिक्र किया, जमात इस्लामी का भी और GDA का भी। आपको लगता है कि जो इत्तेहाद है नून लीग और MQM का, ये आगे बढ़ेगा और इसमें आप दीगर जमातों को भी शामिल करेंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ? हाँ, मैं दोनों चीज़ें याद कर रहा था। देखिए, दो चीज़ें आपने सवाल पूछे। नंबर वन, यस, कि जो PMLN और MQM के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनी है, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपसे चंद मिनटों के बाद हमारे ऑफिस में JUI यानी जमीयतुल इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का वफ्द भी आ रहा है, हम उनके साथ भी बैठेंगे। GDA के साथ MQM का गुड वर्किंग रिलेशन बन चुका है। हमारे टॉप लीडरशिप उनके ऑफिस से जा चुके, उनके टॉप लीडरशिप MQM के ऑफिस आ चुके हैं। इसी तरह फंक्शन लीग के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन बनती जा रही है। और आज MQM के नए सुन्नी तहरीक के ऑफिस चलकर गई थी, सुन्नी तहरीक भी MQM के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहती है। तो इंशाअल्लाह ताला MQM पाकिस्तान एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रही है कि पूरे सिंध के अंदर, ताकि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सके। अच्छा तंजीला, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ये देखें कि पिछले 30 साल में जब भी MQM पाकिस्तान ने फ्रंट से लीड किया है एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट के खिलाफ, तो हमेशा कामयाब रही है। मैं आपके सामने 3 मिसाल रखता हूं। 1990 में MQM पाकिस्तान ने फंक्शन लीग के साथ जाम सादिक अली साहब को वजीर आला बनाया। 1996 आपको याद है PMLN के साथ MQM ने कोऑर्डिनेशन की और लियाकत जुती साहब को सिंध का वजीर आला बनाया। फिर 2002 और 2003 आपको याद है कि MQM पाकिस्तान तकरीबन 54-55 सूबाई असेंबली के सीट सिंध में हासिल करने में कामयाब होती है। अक्सरियत होने के बावजूद हमने अरबाब गुलाम रहीम और महर साहब को सूबे का वजीर आला बनाया। तो MQM ने जब कोशिश की, कामयाब रहे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 8 फरवरी 2024 को जो एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है, पीपल्स पार्टी की करप्शन के बिना पे, नाहली के बिना पे, बेहिसी के बिना पर, इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम उनके खिलाफ वोट देंगे और MQM, GDA और PMLN का जो अलायंस होगा इंशाअल्लाह ताला शानदार कामयाबी हासिल लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये दावा करती है और जाहिर है इलेक्शंस के नताइज भी ये बताते हैं कि उन्होंने बहुत पॉलिटिकल स्पेस गेन की है। उसमें एक मुहर्रक मेरी राय में MQM का बिखरना था। आपको लगता है कि जो MQM वापस इकट्ठी हुई और फिर आप लोग ज़ाहिर बलदियाती इंतखाबात में आप लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब आपका इकट्ठा होना उस स्पेस को वापस आप क्लेम कर पाएंगे? अब PTI के हवाले से भी बताइए। 2018 में आपके बहुत सारे लोग उनके हल्के में जानती हूँ जहाँ पे उनकी 28 हज़ार की लीड थी और फिर कुछ घंटों में वो वहाँ से हार गए। तो अब जो PTI की सूरत हाल बनी हुई है, वो स्पेस जो उस वक्त PTI को दी गई थी MQM की स्पेस लेके और जो क्लेम कर ली है पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि आप लोग सारे अलग अलग थे, वो आपको लग रहा है कि 2024 के इंतखाबात में MQM पाकिस्तान इकट्ठी होकर वो स्पेस सारी वापस ले लेगी? दो मुख्तलिफ सवाल, दोनों का जवाब दे देता हूँ। यस, मैं समझता हूँ कि 15 जनवरी 2023 कराची और शहरी सिंध के हवाले से एक अच्छा दिन था, जब हम तमाम आपस में मिलकर बैठे हैं और हमने फैसला किया है कि शहर की बेहतरी के लिए, शहरी सिंध की बेहतरी के लिए हम इकट्ठा होकर काम करेंगे। तो खालिद मकबूल के सरबराही में मुस्तफ़ा कमाल भाई और फारूक सत्तार भाई सब मिलकर काम कर रहे हैं हमारी, और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ MQM में निखार पैदा होता चला जा रहा है और हमने ये अवामी राब्ता हम ऑलरेडी शुरू कर दी है। तंजीला, आपको जानकर हैरानगी होगी कि MQM पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है जिसने 5 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। रोज़ाना के बुनियाद पे हमारे मुख्तलिफ इलाकों में जलसे हो रहे हैं, इलेक्शन ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो हम ग्राउंड में अवाम के दरमियान मौजूद है और उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आगे बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला चीज़ों में आप देखेंगे 8 फरवरी को बेहतरी नज़र आएगी। साथ साथ जो आपने सवाल पूछा PTI के हवाले से, यस, मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर कम अज़ कम कराची हैदराबाद में मुझे PTI कहीं नज़र नहीं आ रही है और ऐसे भी पहले भी उनका तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं था। 2018 में जो उन्हें सीटें दी गई थी, MQM की 14 सीटें ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पर RTI सिस्टम को बैठाने के बाद, मेरे पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालने के बाद वो सीटें उनको दी गई थी। पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि सुबह 4 बजे तक MQM पाकिस्तान तमाम हलकों में भारी अक्सरियत से जीत रही थी, लेकिन सुबह 4 बजे के बाद तमाम चीज़ें तब्दील हो गई और फिर पूरा पाकिस्तान ने देखा कि कराची का जो नतीजा था, हैदराबाद का जो नतीजा था, वो 24 घंटे बाद नहीं बल्कि 48 घंटे के बाद ऐलान किया गया। तो और मेरे 5 कौमी असेंबली की सीट ऐसी थी जिसे हमें 300 वोट से लेकर 3000 वोट से हराया गया और उस पर कोई काउंटिंग नहीं है, कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बात नहीं सुनी, किसी हाईकोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी। तो कराची के अवाम को पता है, हैदराबाद के अवाम को पता है कि कौन लोग
शहर में रहते हैं, अपने अवाम, अपने कारकुना, अपने वोटर के दरमियान में रहते हो। इसीलिए अब एमकेएम पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि आपस में जुड़ करके, निखर करके बेहतर तरीके से काम करी। और तंजीला, सबसे अच्छी बात क्या है, मेरा ख्याल है कि एमकेएम ने अपने माजी से कोताहियों को देखते हमने क्या फैसला किया है कि इस शहर में रहने वाले तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलना। और इसीलिए आप देखें कि जब हमने 5 कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली सीटों का ऐलान किया है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि 2 पश्तो बोलने वाले और पंजाबी बोलने वालों को भी हमने टिकट दिया है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने साथ शहर में रहने वाले, सूबे में रहने वाले तमाम लोगों को साथ लेकर चलना ठीक चाहते है। हैं। आप डाइवर्सिटी की बात करिए, आप और साथ आगे चले। ठीक है। आपने पंजाब में भी बोर्ड बनाया है, मैं उसके हवाले से भी आपसे पूछना चाहूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ये जो इत्तेहाद है नून लीग के साथ एमक्यूएम का, अमीनुल हक साहब से इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि इलेक्शंस में, हलकों में, नॉमिनेशंस में सिंध की हद तक क्या फार्मूला होगा और क्या पंजाब में भी एमक्यूएम को कुछ शेयर मिलेगा। नून लीग से कोई ऐसी बात भी हुई? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते जी। हम बात कर रहे हैं एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा सैयद अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर। अमीनुल हक साहब, जो मैं सवाल छोड़ के गई थी ब्रेक पर जाते हुए, वो नून लीग के साथ जो इत्तेहाद है उसके को मोडालिटीज़ भी आप लोगों ने तय कर ली हैं, या अभी इट इज़ टू अर्ली टू आस्क के कैसे आप लोग उनको इलेक्शंस में सपोर्ट करेंगे कराची और सिंध में, और कैसे, क्योंकि अब आपने ऐलान किया है कि आप पंजाब में भी आपका जो बोर्ड है वो इंटरव्यूज़ करेगा और इंतखाबी सरगर्मियों का भी वो ऐलान आपने किया पंजाब के अंदर, तो कोई ऐसा शेयर भी आप देख रहे हैं कि आपको मिलेगा पंजाब में? हाँ, देखिए तंजीला, 2 अलग अलग चीज़ें, पंजाब भी और सिंध भी है। सिंध की हद तक मैं बात कर लूँ, मैं पंजाब में ही बात कर लूँ। तो सिंध में कराची में मेरा ख्याल है कि हम इनके साथ बैठे हैं और कराची में हमने इन्हें 3 कौमी असेंबली की सीटें ऑफर की हैं जहाँ एमकेएम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हैदराबाद शहर में तो 1988 से लेकर 2018 तक एमकेएम 100% कामयाबी हासिल करती चली आई है। अच्छी बात क्या? अच्छी बात यह कि अगर आप इंटीरियर सिंध के खैरपुर देखेंगे, लाड़काना देखेंगे, सक्कर देखेंगे, नवाबशाह देखेंगे, इन तमाम जगहों पर एमकेएम के 5000 से लेकर 35,000 तक वोट मौजूद है। इसका फायदा किसको पहुंचेगा? पीएमएलएन को पहुंचेगा। एमकेएम चूंकि एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक पार्टी है, जब वह ऐलान करती है कि फला शख्स को या फला पार्टी को वोट देना है, तो ट्रस्ट में तंजीला 100%, यानी ये मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, वोट उनके पास चला जाता है। ये जो हल्के आप कह रहे हैं यहाँ पे इसमें तरीकेकार रखा है। इसमें देखें, नवाबशाह हो गया, मीरपुर खास हो गया, सक्कर हो गया, 1988 से लेकर 2018 तक मुख्तलिफ मौके पे एमकेएम के एमपीएस वहां से कामयाब होते चले आए। यस, एमकेएम का एमपीए होगा और हमने ऑफर किए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि कौमी असेंबली में वो अपना उम्मीदवार खड़ा करें या जीडी अपना उम्मीदवार खड़े करें, ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन बने और कौमी और सूबाई असेंबली की सीटें दोनों मिलकर इसको हासिल करने में कामयाब हो। फायदा किसको पहुंचेगा? फायदा पहुंचेगा जीडीए को, पीएमएलएन को, क्योंकि इन ब्लॉक वोट इन शहरों के अंदर जो एमकेएम का 25,000 से लेकर 32,000 तक मौजूद है। इसी तरीके से अगर छोटे शहर हैं जहाँ खैरपुर है, लाड़काना है, बदीन है, दादू है, ठट्टा, यहाँ पर भी एमकेएम के 3,000 के 5,000 के 18,000 वोट मौजूद है, तो ये भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। लेट्स कम टू द पंजाब। पंजाब में देखिए, हमने मेरा ख्याल है कि हम 1990 से मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन लड़ते चले आए हैं। हमें कहीं पे 4,000, कहीं 6,000, कहीं 8,000 वोट मिलते चले आए। मेरा ख्याल इसके ऊपर हम बैठेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद जो नतीजा निकलेगा मेरा ख्याल मीडिया के जरिए अवाम को बताया जाएगा। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि पाकिस्तान में माजी में होता रहा है कि कहीं से इशारा होता था और फिर सारी सियासी चाल बिसात सब बदल जाता था, तो ये यकदम जो पूरा महाज इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वहाँ भी लोगों में ये राय पाई जाती है, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मेरी बात होती है और वो ये समझते हैं कि ये सारा एक प्लान्ड मंसूबा है, या कहीं से आपको भी कोई इशारा हुआ एमक्यूएम को भी कि भाई आप पीपल्स पार्टी को छोड़ें, आप नून के साथ इत्तेहाद कर लें? हालांकि नून का मैं जैसे कह रही हूँ कि ज़ाहिर है वोटिंग पैटर्न अगर आप देखें और माजी में देखें उनकी परफॉर्मेंस सिंध और कराची में, तो वो इतनी इंप्रेसिव तो है नहीं कि उनके साथ आप इत्तेहाद करेंगे इलेक्शंस में। तंजीला, देखिए, एमकेएम पाकिस्तान जमहूरियत पसंद सियासी पार्टी है। एमकेएम तमाम फैसले राब्ता कमेटी बाहमी मशावरत से करती है और जो फैसला करती है इसकी तौसीक हम अपने जनरल वर्ग के इजलास में अपने कारकुनान से भी लेते हैं। तो एमकेएम जमहूरी तरीके कार के मुताबिक चलती है। जो जैसे मैंने कहा कि पीएमएलएन के साथ एक गुड रिलेशनशिप चल रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 साल की हुकूमत को देख रहे हैं, क्या
बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में खड़े होकर, पेशावर में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मैं पेशावर को या लाहौर को कराची जैसा बना के दिखाऊंगा? नहीं, क्योंकि कराची को तो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। 15 साल सिंध हुकूमत करने के बाद मुझे एक मॉडल यूसी बता दे, लाड़काना में बता दे, मुझे नवाबशाह में बता दें, मेरा ख्याल है जवाब नफ़ी में मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि यस, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा था, हम पीएमएलएन के साथ बैठे और एमकेएम ने अपने वोटर, अपने सपोर्टर, अपने कार्यकर्ताओं के सोच के साथ फिर इनके फैसला किया कि उनके साथ बैठेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि आप कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल होने का भी कह रहे हैं, क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं? क्या है कोई ऐसी बात? पहले तो ये बताइए। देखिए, एमके पाकिस्तान एक बड़ी सियासी पार्टी है शहरी सिंध की, और एमके पाकिस्तान के दरवाजे तमाम सियासी लोगों के लिए जो पाकिस्तान के आइन कानून के दायरे में रहकर सियासी जदोजहद के उनके लिए खुले हुए हैं। जो भी एमके में शामिल होना चाहता है, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। तो ये भी जो हमारा जो आखिरी आपसे सवाल मैं करना चाह रही हूँ, अब इलेक्शंस के जो मामलात हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी सियासी जमातों को लगता है कि शायद सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं है, या कुछ लोगों को लगता है कि ये जो हल्का बंदियाँ और ये सारा मामला है ये उनकी मर्ज़ी के मंशा के मुताबिक नहीं हुआ। और मैंने अभी शर्जील इनाम मेमन साहब के बयान का जिक्र किया था। आज उन्होंने कहा कि आप और नून लीग जो हैं वो भी चाहते हैं कि आप इलेक्शन से भाग जाएं। है इसमें कोई सदाकत और हैं आपको कोई रिजर्वेशंस, और आपको भी लगता है कि जो मामलात हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो जाना चाहिए, या जो काजी फायज ईसा साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी को होंगे, तो आप उसी तारीख पे इत्तफाक रखती है पूरी एमक्यूएम? एमकेएम पाकिस्तान अवामी जमात है। एमकेएम पाकिस्तान इलेक्शन पे यकीन रखती है। एमकेएम पाकिस्तान की ख्वाहिश है, कोशिश है कि हर सूरत में 8 फरवरी 2024 को आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ व पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। एमकेएम पाकिस्तान भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेगी, और मैं समझता हूँ कि यस, बाकी सियासी पार्टियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू कर चुकी है। एमकेएम ग्राउंड पे मौजूद है, इलेक्शन ऑफिस खुलना शुरू हो चुके हैं, एमकेएम के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया जा चुका है, बैनर्स, फ्लैग, झंडे लगने शहर में लगना शुरू हो चुके। आप अपने रिपोर्टर से अगर आप चेक करवाएंगे तो कराची के तमाम सेक्टर्स में एमकेएम के फ्लैग लग चुके हैं, बैनर लगने शुरू हो चुके हैं, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंगें शुरू कर चुके हैं। तो हम तो इलेक्शन मोड में उतर चुके हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि यस, 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब हमसे बात करने के लिए। जी, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक, और बात करेंगे इसके बाद जावेद हाशमी साहब से, जिनको हमेशा जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो मेरे जहन में जुमला आता है, हाँ मैं बागी हूँ, और एक बार फिर वो यही कह रहे हैं कि हाँ मैं बागी हूँ निज़ाम का। तो पूछते हैं उनसे कि वो जो इस वक्त बयानात दे रहे हैं अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, इसको भी बगावत कहा जाए, क्या कहा जाए? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पाकिस्तान में जो सियासी माहौल बना हुआ है, जिस तरह की पोलराइजेशन पाकिस्तान की सियासत ने इन गुज़श्ता चंद सालों में देखी है, उससे हमारे सियासी इदारे यानी कि सियासी जमातें बहुत कमज़ोर हुई हैं। लेकिन क्या ये जमातें कुछ सोच समझ के फ़ैसले कर रही हैं? इन जमातों के अंदर जमहूरियत का क्या हाल है? अभी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शंस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत ज़ोर से तनकीद करते हुए और उस पर इल्ज़ाम धरते हुए सुना, उनके सीनियर रहनुमाओं को। लेकिन इनके अपनी जमातों के अंदर कैसे इंतखाबात होते हैं? क्या इन जमातों के अपने अंदर जमहूरियत है? इख्तलाफ राय का हक है? हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से 2 बड़ी अहम चीज़ें देखी। एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, जिस तरीके से वो पार्टी से गए और जिस तरीके का रवैया उनसे रवा रखा गया, उस पर बात किसी और वक्त करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ उनकी मिसाल दे रही हूँ। उसी तरीके से एक और बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, माजी के साबिक जो वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनकी गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं। ऐसे में ही पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदानों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो जावेद हाशमी साहब के बयानात भी हमारे सामने आ रहे हैं, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक पर जाते हुए मैं कह रही थी कि आपका जब जिक्र आता है तो हाँ मैं बागी हूँ। अब मुझे लग रहा है कि जो आजकल आपके बयानात हैं वो भी ऐलान बगावत है, और इस बार एक बार फिर आपका जो निशाना है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बिलखसूस उमूमी तौर पर आप पूरे सियासी निज़ाम की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी जो आपका स्टेटस है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा हैं? मैं वैसे आपसे अर्ज करूं कि मैंने हमेशा पार्टियों के अंदर इख्तलाफ राय का आज़ार किया है। जी।
पब्लिकली भी किया है। तो मुझे तो मुस्लिम लीग ने कभी नहीं निकाला। आप कहते हैं कि इख्तलाफ राय का हक नहीं देती, हक देती हैं। हक लेना भी एक पॉलिटिकल वर्कर का हिम्मत तो होनी चाहिए। यहाँ हम ये कहते थे एक तरफा के एक ये पार्टियों के अंदर ये सूरत हाल है। पार्टियों, हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कभी कायम रहने नहीं दिया जाता, कालादम करार दे देते हैं, उनके सिंबल छीन लेते हैं, उसकी क्यादत को जेलों में डाल देते हैं। तो फिर वो पार्टियां रहती नहीं है। अब एक पार्टी का कोई सरबराह है, उसके बेटे भी बेटियां भी जेलों में जा रहे हैं, और वो आगे फिर काम भी करना चाहते हैं। जो पॉलिटिक्स में नहीं थे वो भी उनको आना पड़ता है। फिर हम कहते हैं ये इनके बेटे बेटियों कैसे आ गए, ये मौरूसियत आने लग गई। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ये वो फिefdoms हैं, वो बड़ी मुश्किल से बनती हैं। लेकिन फिर उनसे तवक्को करें कि उनके अंदर जमहूरियत पैदा हो जाए, नहीं होती। लेकिन लेकिन अफराद हाशमी साहब, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। जाहिर है हम सब आप को देखते हुए बड़े हुए हैं और बहुत बार सियासी जमातों को मौके भी मिले हैं जहाँ पे वो अपने आप को और अपने हल्के को मजबूत, यानी कि अपने सियासी इदारे जमातों को मजबूत कर सकते थे, लेकिन वो मौका वो गंवा देते हैं थोड़ी देर के इक़्तिदार के लिए या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। ये भी एक राय है, इस पर भी बताइए कि सारा कसूर सिर्फ उनकी तरफ डाल दिया जाए जो सियासी जमातों को कमज़ोर करते हैं, या सियासी जमातों के अंदर भी कोई ऐसी कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से वो अपने पाँव पे खड़े नहीं रह पाते? सारा कसूर तो उधर ही डाले, उस पढ़ने में। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज की क्या हैसियत क्या है मुझे आप बताएं। जहाँ आइन की कोई हैसियत नहीं है, हर 10वें साल आइन तोड़ दिया जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टी कहाँ खड़ी है? ये तो उनको मुबारकबाद दें कि उन्होंने 75 साल पाकिस्तान के अंदर 75 साल जमहूरियत की जंग लड़ी है। जी। और जो बड़े बड़े शहनशाह बैठे होते थे, जनरल, डिक्टेटर, उनको बगैर बंदूक के, बगैर असले के, सिर्फ नारे के पर कौम को साथ मिला के उनको उनके इक़्तिदार से उतारा है। फिर दूसरा आ जाता है, क्योंकि वो एक भट्टी लगी हुई है। आप मुझे बता, अगर हिंदुस्तान में ये सूरत हाल होती, आज़ादी के बाद जमहूरियत की जंग लड़नी पड़ती, तो जो मारे वो पाकिस्तान के लोगों ने सही हैं। जो हजारों वर्कर तो शहीद हो गए, उनका कोई नाम भी नहीं जानता। लेकिन लीडर भी आप देखेंगे सारे शहीद हुए, कत्ल हुए, जेल में गए, जला वतन हुए। नाम ले लूंगा तो लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल ये ठीक है। बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपने मेरे एक दुखी रग पे हाथ रख दिया है। जी जी, पार्टियां तो उनको जन्म लेने नहीं दिया जाता, इसके बावजूद जब वो चलती हैं वो उनके अंदर भी वो तबीयत खासियत पैदा हो ही नहीं पाती। बिल्कुल ठीक कह इसलिए रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इससे से मैं एग्री करता हूँ कि पार्टियों को चाहिए कि इस बात के लिए भी उतनी ही कुर्बानी दे के लीडरशिप को इमर्ज करने दें। जो लोग बात करते हैं उनको आगे बढ़ाएं, अदारों को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे अदारों की निस्बत अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरी रवाज और रस्म अपना लें, तो यकीनन उसका भी फायदा होगा। बिल्कुल होगा। मैं ठीक है हाशमी साहब, मैं आपसे एक छोटी सी बात और भी पूछना चाहती हूँ। अब जो आपने ऐलान किया, मुझे करेक्ट कीजिए कि आपने ये ऐलान किया है कि आप आज़ादाना इंतखाबात लड़ेंगे और आप नून के टिकट पर इंतखाब नहीं लड़े, उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह तो पहले तो मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि हमने जो मुझे आज की बात हम कर रहे हैं, हमने यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी जो तरबियत होती है ना यूनियंस के अंदर, तालिब तलबा की सियासत के अंदर, वो दरवाजे भी आज हमने बंद कर दिए। हमारे मुखालिफ जो था वो जेल में बैठा हुआ था, जहांगीर बदर। हमने
रूस निकाले, हम गवर्नर हाउस के बाहर खड़े हुए, हमने कहा जहांगीर बदर को बाहर निकालेंगे तो फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। निकालना पड़ा उन्हें। वहां पे कोई अपने हरीफ को निकाल के लाता है? लेकिन जो जमहूरियत की पहली बेस है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को आज खड़े होके आवाज उठानी चाहिए कि इमरान खान को बाहर निकाल के लाएंगे तो फिर हम इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे। उसके बजाय यहाँ तो हर लीडर जो है वो इंतजार में बैठा है कि मुझे बुलाएं, दूसरे को ना बुलाएं। हर बंदा बशमूल इमरान खान लेकिन आज उनको बुला ले। एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का हो या जरदारी साहब का हो या किसी, मैं नाम और लेता जाऊंगा, हर आप बंदा तैयार बैठा हुआ है। हर बंदा उन्होंने आप सबको इनकलाबियां आप सबको गिन रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि मैं वो उस पर बहस नहीं करूंगी कि खान साहब ने कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा, लेकिन अगर उनके ऊपर एक ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत कुछ गैर कानूनी तौर पर किया हुआ है, तो उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? उसको उन तमाम प्रोसीडिंग्स को उसको रोक सजा दिया दें, जाए? उन्हें वो सजा दें, मुकदमा चलाएं, उससे कौन रोकता है? अब 9 मई हुआ है, 9 मई होने के बाद आज तक जो है पूरी कौम, अगर ये यकीन आना शुरू हो जाए कि उसको भी आप कंट्रोवर्शियल बना दें अपने अमल के साथ, तो फिर तो इमरान खान को सजा मिलेगी, तो पूरी कौम कहेगी कि ये सजा जो है उसको जालिमाना सजा दी गई है। मुझे, मैं आपको बताऊं, मुझे सजा दी गई एक खत जो मैंने लिखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, फौज के जनरलों के खिलाफ था, परवेज मुशर्रफ, उसके अंदर 23 साल मुझे उम्र कैद जी सुनाई गई। 23 साल जी, बगावत का मैं मुकदमा बैठा चलाया रहा गया। जेल में, मैं जेल में बैठा रहा, मुकदमा चलाया जेल के अंदर, उसकी सुनवाई की गई। एक दिन बाहर जाके तो उसको उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई, कोई बोला भी नहीं है। मैं उसके अंदर 6-7 साल जेल में बैठ के बाहर आया। तो इसका मतलब यह है कि आज मैं कहूं कि इमरान खान को वहां पे उसको जेल के अंदर करके अदालती कार्रवाई उसको सजा दे दो। कुछ रास्ता तो अख्तियार करें ना, सही। लोगों को यकीन आए। अच्छा, जो आप अपने तौर पर पेश करें उन्हें खुली तो अदालत में, आप ये कह रहे हैं कि चाहे सुने। क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इस वजह से आप किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब मियां साहब से आपने इस हवाले से बात की? मियां साहब को आपने नहीं, मैं मियाँ साहब से मिला था, और मियाँ साहब से मैंने उन्होंने बुलाया। उस वक्त मैं मुस्लिम लीग में नहीं था। मैंने मियाँ साहब से सवाल पहले ऐसे किया कि मियाँ साहब मुझे क्यों निकाला गया था, और जो 4-5 उनके वज़रा बैठे थे उन सब ने कहा मियाँ साहब कटिया तुसी सी, कटिया तुसी सी। तो मैं ये बात, इन जो बातों में ना जाए, मैं ये कहता हूँ कि जो मैं इसलिए नहीं कह रहा, मुस्लिम लीग ने चौधरी निसार ने 5 दफा MPA का इलेक्शन लड़ा, तो क्या उनको पार्टी ने निकाला? उससे कोई जवाब तलबी की? अगर मैं लड़ूंगा तो मैं लड़ सकता हूँ मुस्लिम लीग में रहते हुए भी। ठीक है। वो ये बातें तो चलती रहेगी, लेकिन अच्छा मुझे ये भी बताइए कि जाहिर है अब आप की राय से हम सभी बखूबी आगाह हैं, आपकी एक ओपिनियन है और आप उसका इजहार खुलेआम करते हैं। मियां साहब के हवाले से भी उनके मुखालिफिन जितने भी हैं, जिसमें मैं कोई हरीफ होने की बात नहीं करी, लेकिन बाकी जमातों के लोग वो सब समझते हैं कि मियां साहब जो हैं वो लाडले प्लस बन रहे हैं। अब इस बयान को, मियां साहब के हवाले से इस तासुर को आप यानी कि जावेद हाशमी साहब किस तरह से देखते हैं? देखें, मियाँ साहब तो लाडले बनेंगे, ठीक है, लेकिन उनकी आप सजाएं देख लें, उनकी बेटी की, उनकी, उनको उनके एक एक घर वालों को आपने उसको चलती हुई हुकूमत तोड़ दी थी। वो बने वे या नहीं बनेंगे बाहर लाडले, वो तो कल को देखेंगे या आज देख रहे हैं। मैं तो इमरान खान साहब को
लाडला वो बना रहे थे, ये बन रहे थे, मैंने रोका भी, ये नहीं रुके। मैंने इन्हीं गुनाहगार आंखों से लाडला बनते हुए देखा है। मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी बातें अब ना करें। ऐसे मैंने आसिफ को कहते हैं प्रोटोकॉल दे दिया। भाई हमारे मुल्तान में एक साबिक वजीर आजम है, उनके पास भी, उनके बच्चों के पास भी पांच पांच प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती हैं, पुलिस होती है, तो नॉर्मल बात है। अच्छा, हम उनके मुकाबले में सही, इलेक्शन भी लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। मुझे हाशमी साहब आखिर में ये बताइए कि जो इस वक्त सियासी चैलेंज है और उसमें मैंने पोलराइजेशन का जिक्र भी किया, एक डिवाइड भी आ गया और सियासी इदारे और सियासत कमज़ोर भी हुई है। ये गुज़श्ता 2 सालों 3 सालों के सारे वाक़यात को अगर एक जगह समोया जाए, क्या तरीक़ेकार आप समझते हैं अपनाया जाए जिससे आइंदा इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी भी हो, शफाफियत भी इंश्योर हो जाए, आवाम को भी यकीन हो कि शफाफ इंतखाबात हुए और सियासत के ऊपर भी लोगों का एतबार और यकीन वापस आ जाए और सियासी इस्तेहकाम भी आ जाए? देखें, फिर आप चाहते हैं इस्तेहकाम, हम सब चाहते हैं, ये भी हकीकत है कि जमहूरियत बहुत बुरी तरह कुचली गई है इन 3-4 सालों में। और आज जो लोगों के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, उनके घर वालों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, मैंने अपनी आंखों से कभी ऐसा देखा नहीं है। मुझे बर्फ के ब्लॉक पे लिटाया गया था, मेरे कपड़े उतार के, मेरी टाई भी नहीं रहने दी, मेरे अंडरवियर भी नहीं रहने दिया, और फिर हाथों में हथकड़ियाँ भी लगी हुई थी। सिविल गवर्नमेंट ने ये किया। सही, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अगर ये चीजें देख के, सबके साथ ज्यादती हुई है, उन वर्कर्स के साथ, मुस्लिम लीग और या उनके वर्कर्स के साथ भी हुआ, इससे ज्यादा हुआ, उनकी लीडरशिप के साथ हुआ, इससे ज्यादा हुआ। लेकिन इन 3 सालों में जमहूरियत कमजोर से कमजोर की तरफ कमजोर तरीन होती जा रही है। ठीक है। इसलिए हमें, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट को भी वो ये देखें कि जब उन्होंने ये काम किया तो फिर पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान के अंदर भी इंतशार हुआ, पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। जमहूरियत और सियासत होगी तो मीशत भी ठीक होगी। और फिर मुल्क भी सबके चलेगा। जहन में ये आ जाए तो फिर सबको रिहा करके एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर वो आ जाएं, और जो जीतता है उसको हुकूमत करने दें, इस्तेहकाम आ जाएगा। और बहुत पाकिस्तान को ठीक है, बहुत जीतने शुक्रिया। वाला यही एक हल है वाहिद कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात हों, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हो सभी स्टेक होल्डर्स के पास, और जिनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं उनको सज़ाएँ हों, कानून के मुताबिक हों, और ये तासुर ना दिया जाए कि किसी को सिर्फ इलेक्शन से बाहर रखने के लिए कोई कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, जावेद हाशमी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।